नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। मैं जोगिंदर सिंह। दोस्तों, आज मैं सामान्य अध्ययन की एक ऐसी विषय पर चर्चा करूंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आज बात करते हैं हम भारतीय संविधान के बारे में। यदि दोस्तों हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमें इतना तो इसमें पता होना चाहिए कि इसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। दोस्तों, आज मैं ये 22 भाग है ना, इनमें जितने भी टॉपिक हैं उनको एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं भाग 1 के बारे में। भाग 1 यानी कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों, इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं और इन 1 से 4 तक के अनुच्छेदों को सही से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करते हैं अब हम अनुच्छेद 1 की। ठीक है, अगर दोस्तों अनुच्छेदों की बात करें तो हमारे 395 अनुच्छेद हैं। इनमें छोटे छोटे क्लॉज भी दिए गए हैं। ठीक है, अगर क्लॉज को अगर देखा जाए तो इसमें लगभग 450 अनुच्छेद बैठते हैं। ठीक है, तो इस अनुच्छेद 1 में ही हमारे 3 क्लॉज हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इन तीनों के बारे में सही से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो ये अनुच्छेद पहले का जो अ है ये क्या कहता है? ये कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझते हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब इस एक छोटी सी जानकारी के लिए हमें इस संघ, अगर जो मैंने ये यूनियन लिखा है तो कोई ना कोई बात तो होगी जो यूनियन लिखा है, इसे इंग्लिश में यूनियन, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संघ का जो मतलब इंग्लिश में जो लिखा है वो यूनियन लिखा है। ठीक है, वैसे अगर आप सर्च करोगे कहीं तो यूनियन भी होगा और फेडरल भी होगा। तो हम एक छोटी सी बेसिक नॉलेज के लिए हम यूनियन और फेडरल में अंतर समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक, हम इन्हें समझेंगे दो देशों के बीच कंपेयर करके। ठीक है, ये फेडरल जो है ना इंग्लिश वर्ड, और यूनियन, यूनियन तो लिया गया है भारत में। ठीक है, और ये फेडरल जो है ये लिया गया है यूएसए में, यानी कि अमेरिका में। ठीक, अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमेरिका में क्या है, फेडरल का मतलब दोनों ही संघात्मक प्रणाली को दर्शाते हैं, लेकिन इनके दोनों के भाव बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले अमेरिका के बारे में। अमेरिका में आज 50 राज्य हैं। ठीक है, 50 राज्य हैं और इन 50 राज्यों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हैं, यानी कि संविधान हैं, अलग अलग इनके फ्लैग हैं, यानी कि झंडे, और अलग अलग ही इनकी नागरिकता हैं। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है, कितने, वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक फ्लैग। अंतर दिखा दोनों का, जबकि संघात्मक प्रणाली को ही दर्शाते हैं दोनों, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंट दिखा। ठीक है, अब ऐसे ही यदि अगर एक और बात करें तो इन राज्यों का जो फेडरल में जो क्या होता है दोस्तों, आसान भाषा में समझना चाहो तो राज्य, एक सारे राज्य मिलकर एक केंद्र का निर्माण करते हैं, यानी कि एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में क्या है कि मिलेंगे तो सही, लेकिन इससे अलग नहीं जा सकते। लेकिन फेडरल में इसका बहुत ही अलग मतलब है। इसका फेडरल में क्या होता है कि जितने भी 50 राज्य हैं, अगर इनका समझौता टूटा तो राज्य भी अपने हाथ से छूटा। ठीक है दोस्तों, राज्य बिल्कुल छूट जाता है। अब भारत अगर यूनियन ना होता, अगर हमारे संविधान निर्माता यूनियन
न रखते तो आज हमारे पास जम्मू कश्मीर नहीं होता, क्योंकि हर एक राज्य अपने आप में, भाई विविधताओं में एकता का प्रतीक है ये भारत। तो हर राज्य अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है कि भाई मेरी तो राजस्थानी बोली है, मैं राजस्थान को अलग लेके जाऊंगा, ठीक है, तेलंगाना है, ये सब कुछ है, सब अलग अलग भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में सीधा कहा गया है कि कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। जैसे अगर एक संज्ञा दी जाए तो शरीर, भारत एक शरीर है, ठीक है, और जितने भी राज्य हैं ये इसके अभिन्न अंग हैं। ये गए तो थोड़ा एक अजीब सा लगता है, ये जा ही नहीं सकते, ठीक है, ये जो भी शरीर है इसमें से कोई भी अंग बाहर नहीं जाएगा। तो ये छोटी सी बात हमने समझ ली है। आशा करता हूँ यूनियन और फेडरल में आप थोड़ा सा अंतर तो समझ ही गए होंगे। बाकी इसकी एक अलग से क्लास ली जाएगी, ठीक है, इसमें भी हम समझा देंगे आपको। तो अनुच्छेद 1 का आपको पता है कि क्या बोलता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक। अब बात करते हैं क्लॉज बी में। क्लॉज बी में हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कहा है कि भाई उनकी जो मांग उठी थी कि यदि हम राज्यों का संघ होगा तो ये राज्य होंगे कहाँ, संविधान में कहाँ उल्लेखित होंगे। तो इसमें क्लॉज बी में यही कहा गया है कि जितने भी राज्य होंगे वो अनुसूची 1 में होंगे, ठीक है। आसान भाषा में यही है कि जितने भी राज्य होंगे, कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, सबका नाम और सीमा, जितना भी उसका विवरण है, सब कुछ अनुसूची 1 में मिलेगा। अनुच्छेद 1 का बी तो ये कहता है। अब सी क्लॉज के बारे में छोटा सा और जान लेते हैं। सी क्लॉज क्या कहता है दोस्तों कि जितने भी ये राज्य हैं, जो एरिया हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि क्षेत्रों को, ठीक है। जो भी क्षेत्र होंगे ये कैसे हम पता चलेगा कि ये राज्य है, ये केंद्र के अधीन आता है, ये किसके अधीन आता है, तो इसके बारे में हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बिल्कुल गहनता से इसे बताया है, ठीक है। इसमें 3 क्षेत्रों का विवरण दिया है। पहला स्टेट यानी कि राज्य, ठीक, वर्तमान में कितने हैं, 28। एक यूटी यानी कि केंद्र शासित राज्य, ठीक है, ये कितने हैं वर्तमान में, 8। एक होते हैं अर्जित। अर्जित अभी हमारे पास एक भी नहीं है। तो इस छोटा ये अर्जित जो है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अर्जित ये देश होते हैं जो भारत में विलय होना चाहते हैं, जो भारतीय भूमि से अलग होते हैं, ठीक है। वो अगर भारत में आकर विलय करना चाहते हैं तो वो अर्जित में, पहले अर्जित में आएंगे, उसके बाद उन्हें संविधान संशोधन कर उन्हें या तो यूटी बना दिया जाएगा या राज्य बना दिया जाएगा, ठीक है। वो हमारी संसद के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमने सही से अनुच्छेद 1 को समझ लिया है। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2, दोस्तों अनुच्छेद 2 क्या कहता है। जब हम अनुच्छेद 1 के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अब राज्यों का संघ होगा, अब यदि हमें कोई विदेशी राज्य अपने में विलय करना है तो ये अनुच्छेद 2 हमारा यही कहता है, नए राज्यों का प्रवेश। दोस्तों आसान भाषा में समझ लेना, नए राज्यों का प्रवेश इसका मतलब ये नहीं है कि भारत भूमि में जो राज्य हैं उन्हीं में से नए राज्यों का प्रवेश कर दिया जाए या नए राज्यों का निर्माण कर दिया जाए, ये नहीं है। जो भारत भूमि से बिल्कुल अलग आएंगे, ठीक है। शायद कोई पाकिस्तान से इस्लामाबाद अगर चाहे कि भैया मैं भारत में विलय होना चाहता हूं, या पाकिस्तान पूरा चाहे दोबारा से कि मैं भारत में विलय होना चाहता हूं, तो वो नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत हमारी संसद ये काम कर सकती है, ठीक है, और करती भी है। इसके कई उदाहरण भी हैं, ठीक है। जैसे सिक्किम को देख लो, ये भी एक उदाहरण है इसका। अनुच्छेद 2 के तहत पहले सहराज्य, फिर राज्य बना दिया गया उसे, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में दोस्तों कहा गया है कि जितने भी नए राज्य होंगे, ठीक है, नए राज्य हुए, प्रवेश हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। अब कोई भी राज्य अपना नाम बदलना चाहता है या केंद्र किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहती है, क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहती है, ये सब अनुच्छेद 3 में कहा गया है। तो क्या कहा गया है, नए राज्यों का निर्माण
प्लस क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। ठीक है। अनुच्छेद 3 हमारा कहता है नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन हमारी संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पे। ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर नए राज्य, अब नए राज्यों का मतलब समझ लेते हैं। ऐसा नहीं, आप ये मत समझ लेना कि कोई बाहरी विदेशी राज्य यदि विलय होना चाहे तो वो अनुच्छेद 3, नहीं, वो अनुच्छेद 2 में हो चुका है। अब अपने जो भारत भूमि में जो राज्य हैं, जितने भी 28 राज्य हैं, यदि हम चाहें, यदि हमारी संसद चाहे तो उनमें क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। और उन्हीं की भूमि किसी की, जैसे आप देख सकते हैं इसके उदाहरण, यूपी से उत्तराखंड ले लिया गया। ठीक है। बिहार से झारखंड ले लिया गया। ठीक है। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया। ये नए राज्यों का निर्माण ही तो है। ये अनुच्छेद 3 से ही हमारी संसद ये सब कर सकती है। ठीक है। इसमें सीधा कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। ठीक है। ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए। देखो, इसमें एक मैं आपको एक आसान भाषा में बताना चाहूं तो यहां संघात्मक प्रणाली हमें दिखती नहीं है। ये कैसे? क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है और प्लस इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य विधानमंडलों से एक बार राष्ट्रपति सलाह लेंगे पहले। ठीक है। लेकिन ऐसा कहीं है नहीं। लेकिन सलाह ले तो लेंगे, लेकिन बाध्य नहीं है मानने के लिए। भाई क्यों बाध्य नहीं हो? यदि किसी राज्य से आप उसकी सीमा में परिवर्तन करते हो या उसके नाम में परिवर्तन करते हो तो उसका उतना तो हक बनता है कि उस राज्य से पूछा जाए। अरे आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, यदि हमारे घर में से किसी एक को हमें बिना बताए अपना एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाए या हमारा एक कमरा दे दिया जाए किसी को, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि यार मतलब दिया है तो इसे हमें बताओ तो सही कि इस व्यक्ति को दिया है, हम राजी हैं या नहीं राजी हैं। तो इसी वजह से हमें संघात्मक प्रणाली में थोड़ा सा मतभेद दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों हमने अनुच्छेद 3 को सही से समझ लिया। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 4 की। ठीक है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है, अनुच्छेद 2 और 3 में 3 के द्वारा किए गए परिवर्तन संविधान संशोधन 368 आर्टिकल, ठीक है, के द्वारा नहीं माने जाएंगे। आसान भाषा में समझ लीजिए दोस्तों कि अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो भी संशोधन किया जाएगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। एक और आसान भाषा में कि इसमें साधारण बहुमत चाहिए, यानी कि सदन में उपस्थित लोगों के 50% मत से ये जो भी ये कानून होगा वो पास हो जाएगा और हम नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमा और नामों में बदलाव आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये हम एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं कि हमने अनुच्छेद 1 में देखा कि अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सिंपल सी बात है, जितने भी राज्य हैं वो भारत से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, जोड़ तो सकते हैं। ठीक है। नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं लेकिन किसी भी राज्य को हम दे नहीं सकते किसी को। ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नए राज्यों का इसमें प्रवेश होगा। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण, जो भी भारत भूमि पर हैं उनमें नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, उनकी सीमा, क्षेत्र और उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है हमारी संसद, अनुच्छेद 2 या 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जो भी 2 और 3 में किए गए परिवर्तन वो अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन से बाहर रखे गए हैं, उन्हें मतलब उसकी संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, सीधी तौर पे यही बात है। और जो भी अनुसूची 1 और अनुसूची 4 पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 1 में आपको पता है राज्यों के नाम, ठीक है, और अनुसूची 4 में इनकी सीटों का आवंटन है। ठीक है, कि लोकसभा में कितनी सीटें होंगी किस राज्य से और राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी किस राज्य से। ठीक है। तो दोस्तों आज हम इतना जान चुके हैं और आगे की वीडियो में हम भाग 2 के बारे में बात करेंगे और भी जो भी नई वीडियो आएंगी, और हमें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।